4/8/29। आज डेट हमारी है फ्राइडे 11 जुलाई, है ना। तो जो मैंने स्टार्ट की है बीएड की प्रिपरेशन करना, ये कुछ जर्नल अवेयरनेस का बारे में टॉपिक्स ले लो या सब्जेक्ट ले लो। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन पर्टिकुलर मीनिंग पूछा गया जाएगा कि उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और साइंस के बारे में क्वेश्चन भी, अब कहने को तो बेसिक्स कहते हैं, जब पेपर आता है ना पता तब लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन होता है, हमें वो भी नहीं कई बार आता होता। एजुकेशन हम कोई भी ले सकते हैं, एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन ही कर रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन भी हो सकता है या किसी को और को रिलेटेड एजुकेशन भी हो सकती है। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ, हमने पढ़ा ही है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि बड़ा ही टिपिकल या सिंपल सा क्वेश्चन होगा और हमें लगेगा भाई ये तो आता था, पर इसके मीनिंग पीछा नहीं समझ में आ रहा था, क्वेश्चन नहीं समझ आता कई बार। लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लिटरेचर हमने पढ़ी है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हमने पढ़ी है ना, जो हमारी स्पोर्ट्स और गेम्स हैं। करंट इवेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, जो अभी अभी न्यूज़ में कुछ भी हुआ है, पॉलिटिकल से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, इकोनॉमी में क्या चल रहा है हमारी। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कर रही है एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसको इम्पोर्टेंट मानूँगी कि एजुकेशन में क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उसकी उसने पॉलिसीज़ क्या बनाई है अभी। हुज़ एंड हु, वो ये चीज़ नहीं समझ मेरी, किसके कौन है। ये क्वेश्चन आते होते थे छोटे टाइम पे, मुझे वो नहीं आ रहा, ये चीज़ को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग द नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। हाँ जी, बात क्या कर रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस की जो नॉलेज है, हमने उसको कैसे सीखना है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में, चाहे वो नॉन फॉर्मल है और डिस्टेंस है। नॉन फॉर्मल क्या हो गया, जैसे व्हाट्सएप ऑनलाइन हो गया, और डिस्टेंस हम दूर रह के क्या घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, पर दोनों का मीनिंग तो सेम हो गया। नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस को समझ में है, पर जो नॉन फॉर्मल है ना, कि वो फॉर्मल नहीं है। कहने का मतलब आ रहा है ना कि हम कभी भी पढ़ लेते हैं ना, जैसे यूट्यूब से पढ़ लिया, ये हो गया नॉन फॉर्मल तरह का। और डिस्टेंस हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और कहने का मतलब है कि डिस्टेंस हम दूरी में पढ़ रहे हैं, दूर रह के पढ़ रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे रेगुलर, और ये हम वो फॉलो नहीं कर रहे ना जो एक सिस्टम होता है कॉलेज का, वो नॉन फॉर्मल ये चीज़ है। ऑडियो, ये हम ना पार्ट बी की बात कर रहे हैं, मैंने इसकी ना हेडिंग मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। ये हमारा जो होता है, ये होता है टीचिंग पोटेंशियल टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है ये नाम है, मैं बताती हूँ भी। ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, ये एड्स की बात करी जा रही है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, एड्स होगा, मुझे लगता है ये भी नहीं समझ में आ रहा अभी। और मास मीडिया जो भी चल रहा है सारा का सारा, सोशल मीडिया और मास मास तो टीवी वगैरह हो गया, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। वैल्यूज़ एज इंश्योरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वैल्यूज़ हैं सब वो पढ़ना, उसके बारे में। जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज जो हमारी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सोशल, क्या 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 है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडास। समझ में आ रहा है, इस पे भी पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है अभी। एप्टीट्यूड फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, एप्टीट्यूड मैंने कल बताया था कि जब हमारे पास उस चीज़ की ट्रेनिंग आ जाती है। टीचर पर्सनल फीचर्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स, बिल्कुल सही है कि उनके क्या फीचर्स हैं, कैसे टीचर एक एडजस्ट करता है बच्चों के साथ। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग पर्सनल, उसकी फीचर। जजमेंट्स भी आती हैं, क्या जज कर रहा है बच्चा, कैसे जज कर रहा है। क्लासरूम्स प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर, लर्नर मतलब कि स्टूडेंट, यानी कि मैं अगर किसी को पढ़ा रही हूँ तो मेरा स्टूडेंट्स, एंड द सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आज के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी है। ठीक है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस विद द कैंडिडेट्स, बिल्कुल सही है। जो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या कैंडिडेट भी हो सकता है, उसकी कैसी एडजस्ट करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कॉलेज भी लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत अब आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एग्ज़ामिनेशन में लेके एवेल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, जब हो जाएगा
उसकी एग्ज़ामिनेशन करना, उसकी इवैल्यूएशन। देखिए एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, उस चीज़ को और एग्ज़ामिन करना, इवैल्यूएशन उसको चेक करना, फिर असेसमेंट करना, हमने पढ़ा भी हुआ है। लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करते हैं ये भी आता है। स्कूल और सोसाइटी की बात करी जा रही है। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं पता लग रहा, मेरे को जो लग रहा है मैं पढ़ पढ़ के वैसे ही बताई जा रही हूँ नॉर्मल सा। जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 30 मार्क्स का ये आ रहा है। इसमें नंबर सीरीज आ रहा है जो मैथ्स में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन भी मैथ्स का चैप्टर, एनालॉजीज भी मैथ्स का चैप्टर है। यार सिनोनिम्स कहाँ से आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा। एनालॉजीज पता नहीं साइंस वगैरह का मुझे लग रहा है, इस पे मुझे डाउट है। कोड और डी कोड क्या होता है कंप्यूटर में हमने पढ़ रखा है। सीइंग रिलेशंस भी किसी चीज़ का चैप्टर पर मुझे डाउट है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग ये हमने पढ़ा हुआ है पर इस पे और पढ़ना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर ये भी पढ़ा हुआ है पर पढ़ना तो पड़ेगा। इवालुएशन एंड इन्फरेंस ये भी मैथ्स का है। ब्लड रिलेशंस ये भी, ये ना जब हम वो करते थे ना मैथ्स के अंदर, हमारे जो जितने भी टेस्ट वगैरह होते थे वो अब पता चलेगा हमारी एबिलिटी। ये पोर्शन ना इम्पोर्टेंट भी है वेरी वेरी, क्योंकि इसी में से आपके मार्क्स बनेंगे भी सबसे ज़्यादा, कटेंगे भी सबसे ज़्यादा। तो बनाने हमने ज़्यादा है, काटने कम है, ठीक है। तो ग्रामर आ जाएगी, एडियम्स, वोकेबलरी, कोरिलेशन, ये तो पता है, पढ़ तो लोगे है ना, ये तो इजी सही है। अब बात हम किस पे कर रहे हैं, मैंने मेंटल एबिलिटी को उठाया था सबसे पहले, अपना जनरल अवेयरेंस को उठाया था। उसमें मैंने किस चीज़ को उठाया था, मैंने जनरल अवेयरेंस का मीनिंग सर्च किया था तो कुछ और ही आ गया था। देखिए परफॉर्मेंस अक्रॉस वैरायटी ऑफ मेंटल टास्क, आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी अगर आपको कोई भी टास्क दे दिया जाएगा, उसमें उसकी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे, फिर उसके दौरान आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी अगर आपको कोई भी सॉल्व करने वाली चीज़ जिसमें माइंड यूज़ होता है, इसलिए मेंटल वर्ड यूज़ लिखा हुआ है। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे देते हैं उसको सॉल्व करना, प्लानिंग हमने पढ़ा हुआ है। फिर चैलेंज हो गया, ठीक है। फिर इसमें कुछ ना ये जी फैक्टर वगैरह आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम पता क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। बेसिकली ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मैथ्स में गिनी जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है इसका स्पेसिफिक फैक्टर या टास्क में। इसके पीछे थ्योरी पे चलती हूँ मैं, ये बना कैसे है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो जी फैक्टर है ना, जी फैक्टर मतलब होता है जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर। ये जो कॉन्सेप्ट था ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेवलप किया था 1900 के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसको जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी बोला जाता है, जितने भी साइकी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड वो थ्योरी तब से बननी शुरू हो गई थी। और हमारे अंडर ये क्या बताती है, इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क। माइंड के रिलेटेड, सॉल्विंग प्रॉब्लम के रिलेटेड टास्क हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। सेकंड थ्योरी कह रही है इसी में दैट हु आर वेल ऑन वन कॉग्निटिव टेस्ट, ਜਿਹੜਾ सिर्फ एक में होता है ना, लिखा ना स्पीयरमैन थ्योरी, जो सिर्फ एक में अच्छा हो, या वो 10 to 12 ऑन अदर्स में भी हो सकता है, वर्बल में या बोलने में भी हो सकता है। फिर क्या करा इन्हों सर ने, जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने ही एक कोरिलेशन करा उस चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा ड्यू टू सिंगल जनरल इंटेलिजेंस, कहते सिंगल की तो बन रही है पर अब इसके साथ मैं एक और रख देता हूँ स्पेसिफिक, मतलब दो होगी ना जिसमें वो स्पेशल है, मैथ्स में स्पेशल है या किसी अदर वर्बल में, ये ऊपर पढ़ा था ना अभी। तो वर्किंग मेमोरी इस पे काम करना, वर्बल बोलने पे काम करना, मुझे लगता है मैं अब शायद इम्प्रूव हो जाऊंगी पढ़ पढ़ के। स्पैटियल मुझे समझ नहीं आया, ये भी रीजनिंग का कुछ पार्ट वगैरह होता है। प्रिडिक्टिव पावर इसमें कितनी है, जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे उतनी ज़्यादा वो होएगी परफॉर्मेंस। और ये एजुकेशनल के अच्छे रिसर्च वगैरह कर, ये मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, अभी प्रैक्टिकल पे आते हैं।